Hi guys, I'm Saroj Kumar Sharma. वेलकम बैक टू माय चैनल प्रज्ञा साइंस कोचिंग सेंटर। गाइस, आज हम लोग क्लास 12th फिजिक्स से 20 अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ेंगे। ये सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं, क्योंकि इन 20 क्वेश्चन में से प्रतिवर्ष कुछ न कुछ प्रश्न परीक्षा में पूछा ही जाता है। तो चलिए आज का यह अति महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंग है। यानी बताना है कि ध्रुवण की घटना से क्या सिद्ध होता है। विकल्प है तरंग एवं कण के समान नहीं है, तरंग एवं कण के समान नहीं है। यानी बताना है कि प्रकाश तरंग और कण के समान नहीं है। दूसरा विकल्प है कण के समान है। तीसरा तरंग के समान है। चौथा तरंग और कण दोनों के समान है। यानी ये बताना है प्रकाश किसके समान है। यानी तरंग और कण के समान नहीं है, या कण के समान है, तरंग के समान है, तरंग और कण दोनों के समान है। तो आपका आंसर होगा कि प्रकाश तरंग और कण दोनों के समान है। जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि न्यूटन ने बताया था कि प्रकाश कण के समान है, और हाइगेंस नामक वैज्ञानिक ने बताया था कि प्रकाश क्या है, तरंग के समान है। ठीक है, न्यूटन ने कण का सिद्धांत दिया था, जबकि हाइगेंस ने तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अतः प्रकाश तरंग भी है और एक प्रकार का कण भी है, इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, फैराडे का नियम किस प्रक्रिया से संबंधित है। फैराडे का नियम किस प्रक्रिया से संबंधित है। विकल्प है गैसों की अभिक्रिया से, इलेक्ट्रोलाइसिस से, गैसों का दाब से, तापमान और दाब से। किससे संबंधित है आपको ये बताना है। फिर से विकल्प सुनिए, गैसों की अभिक्रिया से, इलेक्ट्रोलाइसिस से, गैसों का दाब से, तापमान और दाब से। कौन सा विकल्प सही होगा ये बताना है। तो याद रहे कि फैराडे का जो नियम है, वह इलेक्ट्रोलाइसिस से संबंधित है, इलेक्ट्रोलाइसिस से संबंधित है। अतः आपका विकल्प कौन होगा, बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। विकल्प है आयन को, प्रोटॉन को, परमाणु को, या सभी को। यानी साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है ये आपको बताना है। तो याद रहे साइक्लोट्रॉन के द्वारा हम क्या करते हैं, परमाणुओं को त्वरित करते हैं, इसलिए इसको त्वरित कण द्विभुज भी कहा जाता है। यह डी आकार का होता है, याद रहे यह डी आकार का होता है। ठीक है, इसलिए इसमें डीज जो लगा होता है यह क्या करता है, त्वरित करने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर। फिर से, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर। विकल्प है थोड़ा नीचे आएगा, थोड़ा ऊपर आएगा, पहले जितना होगा उतना ही रहेगा, या इनमें से कोई नहीं। फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर नीचे आएगा, थोड़ा ऊपर आएगा, पहले जितना उतना ही रहेगा, या इनमें से कौन सा विकल्प सही है। कोई सही नहीं है, आपको ये बताने कौन सा विकल्प सही है। तो याद रहे, थोड़ा सा यहाँ आप याद कर लें कि जैसे ही नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तो उस समय वो जहाज थोड़ा सा क्या होता है, ऊपर आ जाता है, थोड़ा सा ऊपर आ जाता है। तो विकल्प कौन सा सही होगा आपका, बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति का इकाई क्या होता है। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति का इकाई क्या होता है। ऑप्टर, न्यूटन, वाट या डायोप्टर। ये तो सिंपल सी बात है कि डायोप्टर होता है। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति का मात्रक डायोप्टर होता है। आप याद कर लें, एक डायोप्टर बराबर होता है 1 प्रति मीटर। 1 प्रति मीटर, यानी 1 प्रति मीटर को एक डायोप्टर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। काफ़ी सिंपल है, समतल दर्पण, अन्य अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण। यानी मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है। तो आपका विकल्प होगा उत्तल दर्पण लगा होता है। काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है। अगला है, कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है। जो कैमरा होता है, कैमरा जिससे हम लोग फोटो खींचते हैं, कौन सा लेंस लगा होता है। वर्तालुकार या अवतल लेंस या उत्तल लेंस या समान मोटाई का, यानी कौन सा लेंस होता है।
तो आप याद कर लें, जो कैमरा है जिससे हम लोग फ़ोटो खींचते हैं उसमें हमेशा उत्तल लेंस का व्यवहार किया जाता है। और यही याद रहे, जो जिस प्रकार का लेंस है, जो उत्तल लेंस कैमरा में है वही लेंस मनुष्य की आँख में भी होता है, लेकिन मनुष्य की आँख में जो लेंस है वो प्राकृतिक लेंस है, गॉड गिफ्टेड है। लेकिन जो कैमरा है हम लोग बनाए हैं उसमें भी उत्तल लेंस शीशा का बना हुआ लगा रहता है। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। विकल्प है वायु से जल में, वायु से कांच में, जल से कांच में या हीरा से कांच में। तो एक बात याद रहे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी होता है जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है। यानी घना माध्यम से क्या होता है, जो डेंस माध्यम है उससे क्या होता है, विरल माध्यम में, जहाँ माध्यम की घनत्व तो कम हो उसमें जाता है। सघन से विरल में जाएगा तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। तो इसमें चुन लीजिए किस में सघन से विरल में जा रहा है। तो वायु से जल, ये तो उल्टा है, ये वायु से कांच ये भी नहीं होगा, जल से कांच ये भी नहीं होगा। तो हीरा सघन माध्यम है और कांच क्या है, विरल है। हीरा से कांच में जाएगा तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच के कोण को कहते हैं। चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच के कोण को क्या कहा जाता है। विकल्प है चुंबकीय नति, चुंबकीय दिक्पात, चुंबकीय आघूर्ण या इनमें से कोई नहीं। फिर से क्वेश्चन सुनिए, चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच के कोण को क्या कहा जाता है ये बताना है। तो आप याद करें, विकल्प दिया है फिर से, चुंबकीय नति, चुंबकीय दिक्पात, चुंबकीय आघूर्ण या इनमें से कोई नहीं। तो आप याद कर लें कि चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच के कोण को चुंबकीय दिक्पात कहा जाता है। अतः आपका विकल्प कौन सा सही होगा, बी सही होगा। ठीक है, इन सारे क्वेश्चनों को आप लिख लें क्योंकि क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया है। अगला है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है। यानी विद्युत उत्पन्न करने के लिए किस धातु का प्रयोग होता है। विकल्प है यूरेनियम, तांबा, लोहा या सभी। यानी किस धातु से विद्युत धारा उत्पन्न किया जाता है ये आपको बताना है। तो हम याद कर लें कि यूरेनियम धातु से विद्युत धारा उत्पन्न किया जाता है क्योंकि इसका उपयोग रिएक्टर में किया जाता है। रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम का प्रयोग होता है जिससे ऊष्मा ऊर्जा निकलता है। ठीक है, उस ऊष्मा ऊर्जा से हम क्या करते हैं, टरबाइन चला करके हम विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है। लाल प्रकाश में, हरा प्रकाश में, नीला प्रकाश में या पीला प्रकाश में। आपको बताना है किस प्रकाश में उच्चतम ऊर्जा होती है। विकल्प फिर से, लाल प्रकाश, हरा प्रकाश, नीला प्रकाश या पीला प्रकाश। तो याद रहे, सबसे ज़्यादा जो एनर्जी होती है वो नीला प्रकाश में ही होता है। अतः आपका विकल्प कौन सा सही होगा, सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जब हम रबर के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसा पदार्थ में पाया जाता है। विकल्प है विखंडन ऊर्जा, स्थिर ऊर्जा, गतिज ऊर्जा या संचित ऊर्जा। माने इसमें किस प्रकार का एनर्जी होता है। फिर से, जब हम रबर के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं तो गद्दा पर लेटते हैं तो गद्दा का आकार परिवर्तित हो जाता है, थोड़ा सा नीचे चला जाता है। ऐसे पदार्थ में पाया जाता है कौन सा ऊर्जा, विखंडन ऊर्जा, स्थिर ऊर्जा, गतिज ऊर्जा या संचित ऊर्जा। तो आपका आंसर होगा स्थिति ऊर्जा। इसी कारण से वो नीचे चला जाता है। अगला क्वेश्चन है, शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित रहता है वह है। शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित रहता है वह है। विकल्प है रासायनिक ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा या इनमें से कोई नहीं। तो शुष्क सेल है, सेल में हम जानते हैं कि सेल में केमिकल होता है, अतः शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित है वह रासायनिक ऊर्जा है, वह रासायनिक ऊर्जा। अतः विकल्प नंबर ए सही है। अगला है, शारीरिक कार्यों को करने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। यानी हम अपने बॉडी से जब काम करते हैं तो कौन सी एनर्जी लगाते हैं, सौर ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा या पेशीय ऊर्जा। तो ये तो सिंपल सी बात है कि हम अपने शरीर से जब काम करेंगे तो पेशीय ऊर्जा का ही प्रयोग होता है। अतः विकल्प नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, सुई का पानी के ऊपर तैरने का कारण है। सुई पानी के ऊपर क्यों तैरता है। विकल्प है आसंजन बल, केशिकत्व, पृष्ठ तनाव या ससंजन बल। आपको एक बात बताएं, आप क्या कीजिए, एक गिलास लीजिए, ठीक है, एक गिलास लीजिए और गिलास में पानी पूर्णतः भर दीजिए। पानी क्या कीजिए, भर दीजिए और एक रुई का टुकड़ा लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा सा रुई का टुकड़ा लेते हैं,
जो गिलास में अट जाए, बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। और इस रुई के टुकड़े पर सुई रख दीजिए, ठीक है, सुई रखिए और इस टुकड़े को उठा करके गिलास के ऊपर रख दीजिए। जब पानी स्थिर हो जाए तो रख दीजिए। तो हम यहाँ रख देंगे जिसके ऊपर सुई रहेगा। तो धीरे धीरे क्या होगा, रुई भीगते जाएगा और नीचे पानी के अंदर जाने लगेगा और धीरे धीरे काफ़ी स्थिर हो जाएगा। तो रुई नीचे डूब जाएगा और सुई ऊपर रह जाएगा और आपको सुई तैरते हुए नज़र आएगा। और ऐसा तभी होगा, ऐसा होने का मुख्य कारण है पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव। अतः विकल्प नंबर सी आपका सही है। ये प्रयोग आप करके देखिएगा एक बार। अगला है, आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, यानी हमारे आँख में जो प्रकाश प्रवेश करता है उसके मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? पुतली, पक्षमाभी पेशियाँ, परिताड़िका या लेंस। फिर से, आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है कौन? पुतली, पक्षमाभी पेशियाँ, परिताड़िका या लेंस। तो याद रहे परिताड़िका ही है जो आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो विकल्प नंबर सी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था? एंडरसन, गैलीलियो, चैडविक या न्यूटन। फिर से क्वेश्चन, पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया था? विकल्प एंडरसन, गैलीलियो, चैडविक या न्यूटन। तो याद रहे पॉजिट्रॉन का खोज एंडरसन ने किया था, एंडरसन। विकल्प में सही है। यहाँ तो अब याद कर लें, न्यूटन जो है ये तो क्या किया, गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। जेम्स चैडविक, एक चीज़ आपको बता दें, एक ट्रिक आप याद रखिएगा, GOPCHAN, द गोप्शन याद कर लीजिए। मैंने थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया था, GO गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन का आविष्कार किया था और CH से क्या होगा, चैडविक ने न्यूट्रॉन का आविष्कार किया था। तो यहाँ जो विकल्प सी दिया है चैडविक, या न्यूट्रॉन बनाया था, गैलीलियो दूरबीन बनाया था और एंडरसन ने पॉजिट्रॉन का खोज किया था। तो सब आप याद रखेंगे। अगला, क्यूसेक से क्या मापा जाता है? विकल्प है जल की गहराई, जल की शुद्धता, जल की बहाव या जल का मात्रा। तो क्यूसेक तो बिहार के लोग भुला ही नहीं सकते। क्यूसेक हमेशा हर साल इसका प्रयोग होता है, क्यूसेक का प्रयोग, और काफ़ी न्यूज़ में छाया रहता है क्यूसेक। तो क्यूसेक से क्या होता है, जब जब बाढ़ आती है तो आप देखते होंगे जल का जो गति है क्यूसेक के द्वारा ही मापा जाता है। अतः विकल्प आपका कौन सा होगा? जल का भाव, सी आपका विकल्प सी सही है। अगला क्वेश्चन है, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है क्यों? विकल्प है प्रकीर्णन के कारण, अपवर्तन के कारण, विवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है क्यों? फिर से विकल्प, प्रकीर्णन के कारण, अपवर्तन के कारण, विवर्तन के कारण या परावर्तन के कारण। तो ये तो सिंपल बात है कि आकाश का नीला प्रतीत होना प्रकीर्णन घटना पर निर्भर करता है। प्रकीर्णन के कारण ही ऐसा होता है, क्योंकि रेले नामक एक वैज्ञानिक था, रेले, याद कर लें, रेले नामक वैज्ञानिक था, उसने बताया था कि प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग नीला होता है। तो रेले का थ्योरी आपको बताएंगे अगले वीडियो में, आप उसे ज़रूर देखेंगे। अगला है, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? विकल्प है नियंत्रक के रूप में, परिरक्षक के रूप में, शीतलक के रूप में या मंदक के रूप में। तो सिंपल सी बात है, याद करें, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का उपयोग मंदक या विबंधक के रूप में किया जाता है। अतः विकल्प नंबर सी है। आपको एक और बात बता दें कि जब रिएक्टर में मंदक के रूप में भारी जल यानी D2O का प्रयोग होता है तो रिएक्टर को स्विमिंग पूल कहा जाता है, रिएक्टर का नाम बदल दिया जाता है। और जब रिएक्टर में मंदक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग होता है तो उस समय रिएक्टर का नाम चेंज करके परमाणु पाइल उसका नाम रख दिया जाता है, परमाणु पाइल। पूछता है परीक्षा में कि परमाणु पाइल क्या है और स्विमिंग पूल क्या है, तो आप इसको देख लेंगे, बढ़िया से याद कर जाएंगे। चलिए, तो आज का ये महत्वपूर्ण क्लास यहीं ख़त्म हो जाता है। फिर मिलते हैं हम लोग कल अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। ओके, थैंक यू।